देखिए आपका 96 चल रहा था सेक्शन आपका सीपीसी में और मूल डिक्री की अपील बताई जा रही थी। तो पहला खंड हमने बताया कि जब तक सीपीसी द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा मूल डिक्री या ओरिजिनल डिक्री की प्रथम अपील पर रोक न लगाई गई हो तब तक प्रथम अपील होगी। यानी कि इसका मतलब जो एमपी में पूछा कि डिक्री सामान्यतः अपीलीय होती हैं, अर्थात डिक्री की प्रथम अपील हो सकती है, लेकिन कब नहीं होगी, जब कानून द्वारा स्पष्टतः उस पर क्या लगा दी गई हो, रोक। दूसरा पॉइंट ये था कि जो एक्स पार्टी डिक्री है, एक पक्षीय पारित डिक्री है, क्या उसकी अपील हो सकेगी कि नहीं। तो एक्स पार्टी पारित डिक्री की भी प्रथम अपील हो सकेगी। तो एक्स पार्टी डिक्री कल बताया गया था कैसे पारित की जाती हैं। तो वादी तो हाजिर हैं, लेकिन कौन गायब हैं, प्रतिवादी। तो ऐसी दशा में वादी को सुनकर वादी के फेवर में निर्णय दिया गया और निर्णय के बाद वादी के फेवर में डिक्री पारित की गई। इस डिक्री के विरुद्ध प्रतिवादी को 3 रेमडी उपलब्ध हैं। पहला, धारा 96 के तहत वह अपील न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है। दूसरा, इस डिक्री को सेटिसाइड करा सकता है आर्डर 9 रूल 13 के तहत। और तीसरा उपाय हम बताए थे पुनर्विलोकन, यानी कि रिव्यू करा सकता है, ये धारा 114 यानी कि 114 के तहत। अगला देखिए आपका तीसरा खंड ही शुरू करना था। पक्षकारों की सम्मति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी। यानी कि सामान्य नियम या जनरल रूल यही है कि अगर पक्षकार आपस में रजामंद हो गए, सहमत हो गए और सहमत के आधार पर न्यायालय ने डिक्री पारित कर दी, तो क्या अब उसकी अपील आगे होगी कि नहीं। जनरली सामान्यतः नहीं होगी। तो अब समस्या ये आई कि सम्मत की डिक्री होती क्या है, कैसे पारित की जाती हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, क्या रेस जुडिकेटा का सिद्धांत अप्लाई इसमें होगा कि नहीं। इसके बाद क्वेश्चन, अपील हो सकेगी कि नहीं। फिर अगला क्वेश्चन कि अपील अगर होती भी है तो किन आधारों पर सम्मत की डिक्री के विरुद्ध क्या नया वाद लाया जा सकता है कि नहीं, किन आधारों पर लाया जा सकता है और डिक्री को सेटिसाइड कराया जा सकता है। तमाम समस्याएं यहाँ उत्पन्न होगी। तो एक एक पहले आप ये समझिए कि हाँ, एक और इसको हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में भी जोड़कर पढ़ना है। हिंदू लॉ में जोड़कर जो पढ़ना है आपको एक लाइन, वह हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 बी पढ़ना है। यानी कि पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह विच्छेद। यानी कि जब पति पत्नी रजामंद हो गए और आपसी सहमत से, म्यूचुअल कंसेंट से उन्होंने आपस में विवाह विच्छेद कर लिया, तो सामान्यतः ऐसे विवाह विच्छेद की डिक्री की अब अपील होगी कि नहीं, नहीं होगी। लेकिन कब अपील हो सकेगी वो भी हमें देखना है, तो आगे बताया जाएगा अभी। पहला। दूसरा, मुस्लिम विधि में जो आपका पारस्परिक सम्मत से विवाह विच्छेद होता है वह दो प्रकार का होता है, एक खुला और दूसरा मुबारक।
यानी कि एक खुला और दूसरा मुबारक। जो क्वेश्चन आपका बिहार और उत्तराखंड ने पूछा है कि शुद्ध रूप से पारस्परिक सम्मत किसमें होती हैं, मुबारत में। आपका किसमें होती हैं, मुबारत में शुद्ध, लेकिन दोनों माने जाते हैं। जहाँ तक सीपीसी की बात है, आपका कह सकते हैं कि आदेश 23 में, सीपीसी के आदेश 23 में ये प्रावधान किया गया है कि पक्षकार चाहें तो आपस में सहमत के आधार पर डिक्री न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं। एक उदाहरण देखा जाए, ए तथा बी में किसी विवाद को लेकर मुकदमा चल रहा था, ए भी रजामंद हो गया, बी भी हो गया। दोनों ने न्यायालय से बाहर आपस में समझौता किया और वह समझौता कहाँ पेश कर दिया, न्यायालय में। और न्यायालय से मांग की कि हम लोग रजामंद हो गए हैं इस विषय पर, आप अब सुनवाई बंद करिए और सुनवाई बंद करके आप निर्णय सुनाइए और निर्णय के बाद डिक्री या आदेश पारित करिए। तो इसी, अगर न्यायालय ने डिक्री या आदेश पारित कर दिया तो इसी को हम कहते हैं आपका सहमत से पारित डिक्री। और सामान्यतः अब प्रथम अपील होगी कि नहीं, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पक्षकार आपस में क्या थे, इसके लिए सहमत थे भाई, रजामंद थे। ले अब आइए, दूसरा एंगल जो आपको जोड़ना है वह सेक्शन आपका 11 सीपीसी में जोड़ना है कि क्या सहमत की डिक्री के मामले में रेस जुडिकेटा अप्लाई करेगा कि नहीं, लागू होगा कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रांग न्याय के लिए, पूर्व न्याय के लिए, रेस जुडिकेटा के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों को क्या किया गया हो, सुना गया हो। और इसमें तो किसी को सुना ही नहीं गया, दोनों पक्षकार रजामंद हो गए और बिना सुनवाई के क्या न्यायालय ने पारित कर दी, डिक्री। तो रेस जुडिकेटा लागू होगा कि नहीं, नहीं होगा। कौन सी धारा हम जोड़ेंगे, 11। अब ये आया कि अब अपवाद देखिए, सामान्य नियम यह है कि अगर सम्मत के आधार पर डिक्री पारित की गई है तो उसकी प्रथम अपील भी नहीं होगी। स्पष्ट रूप से क्लाज 3 इस बात को प्रतिबंधित करता है। लेकिन वही लेकिन ही महत्वपूर्ण है आपका, और लेकिन ही पूछा जाता है। लेकिन कुछ आधारों पर ऐसी डिक्री को अपास्त करने के लिए नया वाद दायर किया जा सकता है और कुछ आधारों पर आप क्या कर सकते हैं, अपील। अब आइए, किन आधारों पर ये अपवाद चल रहा है, नियम नहीं है ये, क्या हम बता रहे हैं, अपवाद। कुछ आधारों पर आप नया वाद दायर करके सहमत की डिक्री को उल्टवा सकते हैं। तो आपका एक लाइन याद रखिए, जिन आधारों पर किसी संविदा को रद्द कराया जा सकता है उन्हीं आधारों पर सहमत की डिक्री को सेटेसाइड या अपास्त या रद्द कराने के लिए नया वाद दायर किया जा सकता है। तो आप लोग बताइए कि संविदा को खंडित कराना है तो अनुच्छेद धारा 15 संविदा नियम की याद रखिए, क्या दिखा सकता है, प्रपीड़न। 16 में क्या दिखा सकता है, असम्यक असर। 17 में क्या दिखा देगा, फ्रॉड। संविदा अधिनियम की धारा 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन और 20, 21, 22 में भूल दिखाई जाती है। तो जो सम्मत की डिक्री पाई गई है
उसको चैलेंज किया जा सकता है न्यू वाद दायर करके। किन आधारों पर? इन्हीं आधारों पर। यानी कि कोई पक्षकार ये कह सकता है कि हजूर हमने रजामंदी दी, लेकिन हमें क्या दे दी गई थी? धमकी। हमने रजामंदी दी, लेकिन हम पर बुरा क्या डाल दिया गया था? असर। हमने रजामंदी दी, लेकिन हमारी रजामंदी कैसे पाई गई? फ्रॉड द्वारा। हमने रजामंदी दी, लेकिन भूल हो गई या मिथ्या व्यपदेश। तो इन आधारों पर नया वाद दायर करके और ऐसी डिक्री को क्या किया जा सकता है? उल्टवाया जाएगा। अपील भी हो सकती है। दो आधारों पर अपील हो सकती है, याद रखिएगा। कितने आधारों पर? पहला ये कि जो डिक्री पारित की गई है ये स्टैट्यूट के विरुद्ध है, कानून के विरोध में है या संविध के विरोध में है। इसका मतलब ये हुआ कि पक्षकार आपस में समझौता किए, समझौता पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय ने समझौता पत्र की बातों के आधार पर अपनी डिक्री पारित कर दी, लेकिन न्यायालय ये देखने में मिस्टेक कर गया कि ये जो समझौता है ये कानून के क्या है? विपरीत। यानी कि कानून का क्या करता है? उल्लंघन। न्यायालय देखा नहीं और उसी समझौते के आधार पर क्या प्रदान कर दी? डिक्री। और यह जो डिक्री है ये कानून का क्या करके प्रदान की गई है? उल्लंघन। यानी कि कानूनन ऐसी डिक्री पारित नहीं की जा सकती और पक्षकार रजामंद हो गए तो ये डिक्री पारित की गई क्या करके? कानून का वायलेशन। और दूसरा आप कह सकते हैं कि अधिवक्ता ने समझौता पत्र दायर कर दिया था और अधिवक्ता इस समझौता के लिए नियुक्त नहीं था। यानी कि हमने इस व्यक्ति को अधिवक्ता रखा था और सहमत जो दी थी, किसने दी थी? हमारे अधिवक्ता ने। हमें तो ज्ञान ही नहीं था कि अधिवक्ता साहब सहमत दे दिए, डिक्री भी आ गई। अतः अधिवक्ता को ये अधिकार नहीं था कि वह सहमत समझौता के लिए दे, और दे दिया। डिक्री पारित हो गई। हम अपील में आए हैं और इस डिक्री को क्या किया जाए? सेट साइड। तो कितने आधारों पर समझौते की डिक्री की अपील हो सकती है? तो दो आधारों पर। पहला, डिक्री किसके विरुद्ध पारित की गई है? कानून की। और दूसरा, अधिवक्ता को ऐसा करने का अधिकार, यानी कि अधिवक्ता को हमने इसके लिए अथराइज नहीं किया था। दो आधार हैं। फिर याद रखिए, कुछ दशाओं में नया वाद दायर किया जा सकता है डिक्री को उलटवाने के लिए। किन आधारों पर? जिन पर कोई संविदा क्या कराई जा सकती है? निरस्त। और कुछ आधारों पर क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। अब आगे आइए, खंड 4 बहुत महत्वपूर्ण था। तीसरा खंड, खंड जो 4 है आपका, ये याद रखिए, ये लघुवाद न्यायालय की बात करता है कि लघुवाद न्यायालयों द्वारा संज्ञेय वाद में किसी डिक्री से कोई अपील, यदि कोई डिक्री की रकम या उसका मूल्य 10,000 रुपये से अधिक नहीं है तो केवल विधि के प्रश्न के संबंध में होगी, अन्यथा कोई अपील नहीं होगी। अर्थात यदि कोई इस्माल काजेज कोर्ट था या खफीफा न्यायालय कहिए या लघुवाद न्यायालय था, छोटा न्यायालय है, उसने डिक्री पारित की है, डिक्री धन से संबंधित है और डिक्री द्वारा जितने धन का उल्लेख किया गया है वह या तो 10,000 है या 10,000 से क्या है? नीचे। तो सामान्यतः क्या प्रथम अपील हो सकेगी कि नहीं? हो डिक्री की नहीं होगी। लेकिन
लेकिन लगाकर चलना है। भले ही रकम 10,000 या 10,000 से कम हो, यदि उस मामले में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या विधि का क्या हो प्रश्न, तब रकम से मतलब नहीं है और उसकी अपील हो सकेगी। लेकिन कोई आपका तथ्य का प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तब अपील नहीं हो सकेगी। फिर एक बार समझिए इसको, दोबारा मैं बता रहा हूँ आपका सीधी लाइन में। सामान्यतः यदि लघुवाद न्यायालय ने डिक्री पारित की है, जो रकम डिक्री में उल्लिखित है लेने देने के लिए, वह या तो 10,000 है या 10,000 से क्या है कम है, तो सामान्यतः प्रथम अपील उस डिक्री की होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अब उस डिक्री में कैसा क्वेश्चन समाहित है, अब उस पर आ जाइए। अगर उस डिक्री में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट समाहित है, कोई तथ्य का विवाद है, तब अपील नहीं होगी। लेकिन अगर उस डिक्री में किसका विवाद है, कोई विधि का विवाद है, तब अपील हो सकेगी। विधि का विवाद क्या होता है, एक दो उदाहरण समझिए, हमेशा आ रहा है ये। जैसे जुरिडिक्शन, जो अधिकारिता होती है, यह क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, अधिकारिता थी कि नहीं थी। जैसे लिमिटेशन पीरियड, क्या जो समय सीमा होती है कि क्या इस मुकदमे को स्वीकार करने की जो समय सीमा है कानूनन बीत गई है कि अभी नहीं बीती है, ये जो विवाद होता है ये भी क्वेश्चन ऑफ लॉ का होता है, यानी कि किसका? विधि का। तो अगर ये सब विवाद हैं और रकम 10,000 या कम है, लघुवाद न्यायालय ने डिक्री पारित की है, तो आगे प्रथम अपील हो सकेगी। तो लघुवाद न्यायालय की डिक्री की अपील जिला जज के यहाँ होगी, डीजे के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। उसके बाद सेकेंड अपील कहाँ जाएगी? अगर मामला बनता है तो हाई कोर्ट। ये याद रखिए। इस प्रकार आपका 97 आ जाइए। अब 97 से भी क्वेश्चन बनता है और 97 में केस लिख लीजिए, सिद्धांत लिख लीजिए और तब आपका समझा जाए। कौशल्या देवी बनाम वैजनाथ। कौशल्या देवी वर्सेज बैजनाथ। ये AIR 1961 का केस है और ये सुप्रीम कोर्ट का। कौशल्या देवी वर्सेज बैजनाथ का केस है, AIR 1961 का और सुप्रीम कोर्ट का। पहला ये याद रखिए, पूछा जा चुका है किस धारा से संबंधित है, 97 से। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि CPC की किस धारा में डॉक्ट्रिन ऑफ स्टापेल, यानी कि आपका विबंध का सिद्धांत समाहित है, तो बेरेक पर यह अलग लिख लीजिए किस धारा में, 97। धारा 97 में स्टापेल का सिद्धांत समाहित है, यह किस केस में मान्यता दी गई? तो आपका जवाब रहेगा कौशल्या देवी। आपका एक देखिए, एक उदाहरण देखा जाए प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री का। देखिए आपका एक उदाहरण देखा जाए, उसके बाद से आपका देखिए, मान लीजिए ए और बी, ध्यान समझिए। बी ने ए के मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ए अपना मकान पर कब्जा वापस पाने के लिए मुकदमा किया, तो पहला डिमांड कर सकता है कि हमें बी से कब्जा रिटर्न करवाया जाए, वापस करवाया जाए। दूसरा ए मांग कर सकता है कि हमें मीन प्रॉफिट, अंतःकालीन लाभ भी क्या किया जाए, दिया जाए। मीन प्रॉफिट यानी कि मध्यवर्ती लाभ।
यानी कि बी जितने दिनों तक हमारे मकान पर काबिज रहा उतने दिनों का किराया इत्यादि हमें क्या किया जाए, दिलवाया जाए। न्यायालय ने ये फैसला दिया कि एक कब्जे का हकदार हैं और मीन प्रॉफिट का भी हकदार हैं, लेकिन मीन प्रॉफिट कितना पाएगा इसका निर्णय हम क्या देंगे, बाद में। तो बताइए क्या मामला पूरी तरह निपटा दिया न्यायालय ने कि कुछ विवाद निपटाया और कुछ अभी बाकी है। कुछ निपटाया तो जितना निपटा दिया वो प्रारंभिक डिक्री, और जितना बाकी है जो निपटाएगा वह कैसी डिक्री होगी, तो कब्जा ए को दिया जाए, ये मीन प्रॉफिट का भी हकदार हैं, ये प्रारंभिक डिक्री। और बाद में किस पर फैसला आएगा कि मीन प्रॉफिट की रकम कितनी दिलवाई जाए ए को, वह जो बाद में फैसला होगा वह कौन सी डिक्री होगी, फाइनल यानी कि अंतिम। अब आइए, अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री पर ही निर्भर करती है। अगर अंतिम डिक्री रद्द हो गई, नहीं, अगर प्रारंभिक डिक्री रद्द हो गई तो अंतिम डिक्री अपने आप क्या हो जाएगी, रद्द। अगर प्रारंभिक डिक्री की अपील आप नहीं करते हैं और केवल अंतिम डिक्री की अपील करते हैं तो प्रारंभिक डिक्री को अब चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, समय बीत गया, नहीं कर सकते। आपका यही स्टापेल का नियम है कि एक बार जब कानून आपको 90 दिन का मौका दिया अपील का, आप अपील नहीं किए, समय बीत गया, तो आपके मुंह को बंद कर दिया जाएगा और पुनः उस मामले में अपील करने दी जाएगी कि नहीं। अभी हम उदाहरण इस पर समझाएंगे। नहीं दी जाएगी। अब यह कि अगर प्रारंभिक डिक्री पारित की गई, 90 दिन अभी बीता नहीं, तब तक अंतिम डिक्री भी पारित कर दी गई और तब दोनों डिक्रियों की अपील एक साथ की जा सकती है, लेकिन परिसीमा काल की गणना प्रारंभिक डिक्री की तारीख से की जाएगी। अब एक उदाहरण बताया जाए, भाई लेक्चर में कम लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि भाई जो लोग बीच में आए हैं थोड़ा दिक्कत है, लेकिन सबसे अच्छा है। मान लीजिए 1 जनवरी को न्यायालय ने डिक्री पारित किया और बी को आदेशित किया कि तुम ए को क्या दे दो, मकान का कब्जा। जितने दिन तुम कब्जा मकान का रखे हो, जो लाभ तुम पाए हो या पा सकते थे, वह लाभ भी किसको वापस करोगे, ए को। लेकिन कितना करोगे ये हम कब बताएंगे, अभी नहीं, बाद में बताएंगे। तो ये जो 1 जनवरी को डिक्री पारित की गई ये प्रारंभिक होगी, क्योंकि अभी विवाद पूरी तरह निपटा। अब बी चाहता है कि इस डिक्री को हम सेट ए साइड करा दें, तो बी के पास डिक्री माने कितना दिन का समय है, 90 दिन। बी को चाहिए कि 90 दिन के अंदर ऊपर के अपील न्यायालय में इस प्रारंभिक डिक्री की क्या कर दे, अपील। अब आइए, 90 दिन बीत गया और बी ने अपील ही नहीं किया। इसके बाद 100वें दिन न्यायालय ने आपका अंतिम डिक्री पारित कर दी, कौन सी, और कहा कि 10,000 रुपया भी आपका ए को क्या दे, मीन प्रॉफिट। अब स्टापेल का नियम यहाँ ये है कि जब आप प्रारंभिक डिक्री की अपील का समय रहते हुए अपील नहीं किए, तो अब आपके मुंह को रोक दिया जाएगा, आपके अपील करने के अधिकार पर रोक लगा दी जाएगी। तो स्टापेल का मतलब हुआ विबंधित कर देना, रोक लगा देना। अगर आप 90 दिन के अंदर अपील प्रारंभिक डिक्री की नहीं किए हैं और उसके बाद अंतिम डिक्री पारित की गई और अंतिम डिक्री को आप अपील कर रहे हैं, तो अंतिम डिक्री तो केवल रकम के बारे में है, और वह भी कितना, केवल 10,000।
तो क्या अंतिम डिक्री की अपील अगर कर रहे हैं तो प्रारंभिक डिक्री को अब चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं? जब अपील का समय बीत गया है नहीं कर सकते। तो इसी को हम क्या कहेंगे? स्टॉपेज। लेकिन लगाकर दूसरा नियम देखिए, अगर प्रारंभिक डिक्री पारित की गई और अभी 30 दिन ही बीता है तो कितना अपील का समय बचा है? 60 दिन। और इसी बीच अंतिम या फाइनल डिक्री भी न्यायालय ने पारित कर दी, तो आप ये कहेंगे कि प्रारंभिक डिक्री की अपील का समय 60 दिन बचा है और अंतिम डिक्री का तो अभी पूरा बचा है 90 दिन। तो पक्षकार को ये विकल्प दिया गया है कि अगर प्रारंभिक डिक्री की अपील का समय बचा है और पक्षकार चाहता है अपील करना, तो प्रारंभिक डिक्री और अंतिम दोनों डिक्रियों की अपील एक साथ कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। इससे मुकदमों की बाहुल्यता पर का क्या लगेगी? रोक, भाई ज़्यादा मुकदमे नहीं होंगे। दूसरा नियम देखिए, लेकिन जो अपील का टाइम की गणना की जाएगी, अपील के समय की गणना की जाएगी, आप लोग बताइए वो किस तारीख से 90 दिन गिना जाएगा अब अपील के लिए? प्रारंभिक डिक्री से कि अंतिम डिक्री? प्रारंभिक, अंतिम नहीं। कि किस तारीख से 90 दिन की गिनती होगी? प्रारंभिक डिक्री से, यानी कि किस तारीख को प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है? 1 जनवरी। 1 जनवरी से गिना जाएगा 90 दिन, ये ना कहिएगा कि फाइनल डिक्री की तारीख से। यही इस सिद्धांत की पुष्टि आपका कौशल्या देवी बनाम बैजनाथ के वाद में किसने कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। तब बचा ही क्या, बैरेक्ट पूरा समझा ही दिया गया। एक बार बैरेक्ट भी पढ़ लिया जाए तब अगली धारा चलिए। देखिए भाई आपका बैरेक्ट की भाषा, जहां प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की गई है वहां अंतिम डिक्री की अपील। तो जहां इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात पारित प्रारंभिक डिक्री से व्यथित कोई पक्षकार ऐसी डिक्री की अपील नहीं करता, वहां वह उसकी शुद्धता के बारे में अंतिम डिक्री के विरुद्ध की गई अपील में विवाद करने से प्रवारित रहेगा। प्रवारित मने रोक दिया जाएगा, विरत रहेगा। यानी कि अब अंतिम डिक्री के चैलेंज में तुम प्रारंभिक डिक्री को चैलेंज कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते। लेकिन फिर हमने नियम बताया, उस पर भी ध्यान रखिएगा कि अगर प्रारंभिक डिक्री की अपील का समय क्या है? बचा है, उसी दौरान कौन सी डिक्री पारित कर दी जाती है? अंतिम। तो पक्षकार को एक विकल्प है कि दोनों डिक्रियों की अपील क्या कर सके? एक साथ कर सके। तो बताइए समय की गणना किस तारीख से की जाएगी? प्रारंभिक डिक्री। प्रारंभिक डिक्री की आइए 99, जहां कोई अपील दो या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए वहां विनिश्चय। हाँ 98। 98 देखिए भाई, तो बहुत आपका आसान है, पूछा ये जा सकता है। रेफरी का सिद्धांत, उसको लिख लीजिए। तो रेफरी का सिद्धांत सीपीसी के किस धारा में समाहित है? तो 98 क्लास पूछे टू, टू के परंतुक में रेफरी का सिद्धांत सेक्शन 98 में समाहित है। और रेफरी आपका एविडेंस में पूछा जाता है, धारा 20 मार कर आइएगा। यानी कि एविडेंस की कौन सी धारा है? 20। सीआरपीसी में भी तमाम जगह है, 392 सीआरपीसी में है। तीन सौ 68, 69, 70।
370 है ना, 370 सीआरपीसी में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, 392, 370। देखिए आपका एविडेंस में धारा 20 मारिएगा, सीआरपीसी में 370, 392, इसके बाद रेफरी कल बताया जाए भाई, थोड़ा कल हम बताएंगे रेफरी का सिद्धांत। 99, 98, छोटी छोटी धाराएं अब आएंगी, थोड़ा इधर